सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगैन ऑन एसपी बाबा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में एक से दो, किसी किसी एग्ज़ाम में तीन क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आते ही हैं। और जब आप इस चैनल पे आए हो देखने, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक बार जब आप ये पूरा पंचवर्षीय योजना जो भी हैं, पहला दूसरा तीसरा, और जिस तरीके से मैंने हर एक चीज़ों को कंपाइल किया है, यहाँ पे हर एक चीज़ों को सिस्टम वाइज सेट किया है, तो एक बार पढ़ोगे ना तो थैंक यू तो ज़रूर बोलोगे। तो देखना, आप 2x पे भी देख सकते हो, और हर एक चीज़ इसमें डिस्कस किया गया है। वीडियो शुरू हो रहा है, बट मेरा यही कोशिश रहेगा कि ये वीडियो 15 मिनट के अंदर का रहे, ताकि आप लोगों के लिए कम समय में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो चलिए पंचवर्षीय योजना का इतिहास पहले समझते हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। अब सोवियत संघ क्या है आप लोगों को पता ही होगा, जो भी वर्तमान में हमारा कह सकते हैं कि इंडिया का जो सबसे अच्छा फ्रेंड है रूस, वही सोवियत संघ हुआ करता था, जिन्होंने 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है, पर कह नहीं सकते, कभी भी पूछ सकता है कि पहली बार पंचवर्षीय योजना कहाँ लागू हुआ और किसने किया। तो आप जोसेफ स्टालिन और सोवियत संघ तो याद रहेगा, पर जोसेफ स्टालिन और ईयर 1928 आप याद रखिएगा। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना FYPS यानी 5 ईयर प्लान्स की एक श्रृंखला शुरू की। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। तो पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है, भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को दो भागों में बांटा गया है, एक गैर योजना बजट है और दूसरा योजना बजट। तीसरा है गैर योजना बजट, सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है, और योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्थान द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि पंचवर्षीय जो है वो किसके द्वारा किया जाता था, तो योजना आयोग के द्वारा। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। ये योजना आयोग और नीति आयोग का पहला नाम क्या था, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए, एक 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, दूसरा 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। तो ये इतिहास था। अब हम लोग एक एक करके हर एक पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। इस बीच में क्या क्या हुआ, ये सारा हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इससे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। नॉर्मल सी बात है कि उस वक्त जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाँ, और उसके बाद एक मिनट, और इसे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री KN राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के लिए दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। उस वक्त के एक युवा अर्थशास्त्री थे KN राज।
इसके मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण, भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है, ये आपका भाखड़ा नांगल बांध जो है, ये किस पंचवर्षीय योजना का था हिस्सा। और ये यहाँ पे जो हैरर डॉमर मॉडल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि पहला पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पे था, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि हैरर डॉमर मॉडल पे कौन सा योजना था। और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक अधिक जोर दिया और 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर 2.1% था, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% था। इसका मतलब ये जो योजना था ये सफल हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चला। ईयर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 51 से शुरू हुआ 56, 5 साल पंचवर्षीय योजना, फिर 56 से शुरू हुआ 61। अब दूसरे पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तो इसमें तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीसी महालनोबिस पे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं एक सेंसस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, इतनी बार पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, 5 5 6 6 8 8 बार पूछा गया है। वो मैं 1 लाइनर फॉर्म में है, उसको मैं जल्दी करवाऊंगा। उसके बाद है, इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी, जबकि वास्तविक विकास अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27 थी। तो ये था हमारा द्वितीय पंचवर्ष योजना। और तीसरा वाला था 1961 से 1966। इसमें क्या हुआ कि कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण, राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीन स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतांत्रिक के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4 ही रही। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 1966-67, 1967-68 और 1968-69 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश की प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों विफल हुई थी, या ये भी पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। अब आते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। इसको गाडगिल फार्मूले के आधार पर, जैसे पहला हमने हैरर डॉमर पढ़ा, दूसरा पीसी महालनोबिस और तीसरा गाडगिल, ये क्वेश्चन आता है कि किसके फार्मूले पे, तो ये गाडगिल के फार्मूले पे है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। अब हरित क्रांति से क्वेश्चन ये भी आता है, हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपको याद ही होगा, स्वामीनाथन साहब थे। इसमें ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया, मतलब सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6 थी। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। अब देखो, सबसे ज़्यादा ये होता है ना कि क्वेश्चन क्या आता है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कहाँ, कब से कब तक हुई, और ऐसे याद नहीं रह पाता है। 74 से 78, 85 से 79, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। 79 से 84, 86 से 91, तो ऐसे याद रख सकते हो कि पहला 51 से 56 हुआ, फिर दूसरा 56 से 61 हुआ, तीसरा 61 से 66 हुआ, और फिर 66 से लेकर के 69 तक जो है ना, वो हमारा हो गया था अवकाश वाला। क्यों? क्योंकि चीन के साथ हमारी लड़ाई हो गई थी, पाकिस्तान के साथ हो गई थी। फिर 69 से 74 तक चौथी, जो गाडगिल वाला था, और फिर अभी जो हमारे सामने है 74 से 78
5वीं। ऐसे करके आप ना, जब आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो बार बार माइंड में ना रिमाइंड करो इसको। बैठे हो, फ्री बैठे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो सोचो कि आज मैंने क्या पढ़ा, जैसे अच्छा ये योजना के बारे में पढ़ा, कब कब, तो ऐसे मतलब अलग अलग तरीके से सोचोगे ना, तो वो चीज़ें जो भी आपने पढ़ा उसको याद रखने में आसानी होता है। उसके बाद क्या है कि इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। इस योजना के पहले वर्ष में किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम यानी कि MNP। अब यहाँ पे MNP से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो मिनिमम नीड प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था। MNP को DP धर द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई कि ये DP धर जो है ना, ये MNP को किसने तैयार किया। आप देख रहे हो ना, जितना भी चीज़ जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इस योजना, पंचवर्षीय योजना से मैं हर एक चीज़ करवाऊँगा, ठीक है। अब जैसे देखते हैं आगे क्या है। लक्षित विकास दर पर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8 था, यानी कि ये सफल हुआ। वर्ष 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, और ये भी है कि मोरारजी देसाई सरकार जो था, इन्होंने इस योजना को खारिज कर दिया था। उसके बाद है हमारा रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक आया। यह अस्थिरता का दौर था। रोलिंग प्लान जो था यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। और कौन सा पार्टी था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्टी था, तो भाई जनता पार्टी सरकार, इन्होंने इसको खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। मतलब एक बार मोरारजी देसाई ने इसको बोला नहीं, ये इसका मान नहीं होगा, हटाओ। जैसे हम लोग बचपन में खेलते हैं ना, एक बार आउट हुए, नहीं भाई नो बॉल था, उसी तरीके से वापस आई इंदिरा गांधी, इन्होंने बोला हटाओ हटाओ हटाओ, नो बॉल था। उसके बाद एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है, और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता है। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। अब ऐसे याद आप रख सकते हो, 5वीं वाली कब आई थी भाई, तो 5वीं वाली आई थी इसमें 74 से 78 में, तो 78 से 83 नहीं, उस वक्त आ गया फिर बीच में रोलिंग प्लान 78 से 80, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाज यानी नेहरूवियन सोशलिज्म के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा हाँ, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परिवार नियोजन जो है कौन से पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। उसके बाद शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। उसके बाद लक्षित विकास दर इसका 5.2 था और वास्तविक विकास दर 5.7 था, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि दर 5.0% था, जबकि वास्तविक दर 6.01% रही, यानी ये भी सफल रहा। उसके बाद वार्षिक योजना 90 से 92 तक रहा। इसमें क्या हुआ ये देखते हैं।
तो इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी। बाद में वर्ष 1990, 91 और 91-92 को वार्षिक योजना के रूप में माना जाता था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? वैसे मैंने बोला था आपको कि 15 मिनट में ये सब हो जाएगा, पर 15 नहीं, पर 20 या 22 मिनट लगेंगे। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनके नेतृत्व में हुआ था ये सब प्रॉब्लम। और इसके लिए इस समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी की शुरुआत की गई। उसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 92 से 97 में हुआ। इसके बाद जब लास्ट में ना मैं ईयर आपको कैसे याद करना है ट्रिक से वो भी बता दूंगा, क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सडनली आपसे पूछा लिया जाएगा भाई 92 से 97 में कौन सा है, अब ले याद करो, 51 से 56, 56 से 61, बस फंस गए। तो फंसना नहीं है, लास्ट में इसके ट्रिक्स भी मैं बता दूंगा। तो 8वीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है भाई कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का भारत कब सदस्य बना? तो 1 जनवरी 1995। अगला है इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि था। इसने विवेकीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। लक्षित वृद्धि दर इसका 5.6 था, पर वास्तविक जो विकास दर था वो अविश्वसनीय था, जो 6.8% रहा। उसके बाद 9वां पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच में हुआ। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीति में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। लक्षित विकास दर इसका 7.1% अनुमानित की गई, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% रही। इसका ये मतलब नहीं कि ये असफल हो गया था, ठीक है। इसके बाद है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 तक हुआ। इस योजना की विशेषता में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसने प्रति वर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6% रही। उसके बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस ईयर में प्रस्तुत किया गया, और ये भी कि किस ईयर में ये लागू हुआ। इसमें क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र और अधिक समावेशी विकास थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा श्री रंगराजन ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। ये वाला जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये किस कमेटी के द्वारा आया था? तो ये आपका रूपरेखा इसका किसके द्वारा तैयार किया गया? तो सी रंगराजन के द्वारा। इसने वर्ष 2009 तक सभी
को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर विफल दिया। लक्षित विकास दर 9.9% था, पर वास्तविक विकास दर 8% था। लास्ट वाला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या हुआ कि इस योजना का विषय वस्तु, जिसमें ट्रिप अधिक समावेशी और धारणीय विकास यानी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ थी। इस योजना को उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत करना और सभी गाँव को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। तो ये था हमारा योजना, पंचवर्षीय योजना, और उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक देखा। और हर एक चीज़ को मैंने इस वीडियो में लिया है, जो भी है एक मतलब एक जैसे कहानी के तरह चीज़ों को समझाना होता है, तो मैंने उस तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं एक एक टॉपिक को उठाऊँ और इस पर वीडियो बनाऊँ और आपको जो भी है चीज़ें वो आपको मदद करे एग्जाम में। और हाँ, मैंने बोला था कि बीएसएससी हो या एसएससी हो, उसके लिए मैथ्स वाला प्लेलिस्ट, तो एक वीडियो बनाने के बाद मैं शांत नहीं हुआ। कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, पर ये भी ये है श्योर है कि एक बार मैं स्टार्ट करूँगा 1-2 दिन के अंदर ही, तो 10 दिन के अंदर कंप्लीट अरिथमेटिक करवा दूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मतलब उसमें कॉन्सेप्ट वाला चीज़ें रहता है, तो 15-20 मिनट का वो वीडियो रहता है। पहला वीडियो जरूर शायद 37 मिनट या 40 मिनट का रहा था, पर 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक वाले वीडियो से मैं करवा दूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन ही करवाने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।